दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए आज एक बहुत जुझारू और अपने समय की जो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो लोग जूझ रहे हैं उसमें इंश्योरेंस सेक्टर है। इंश्योरेंस में भी जनरल इंश्योरेंस पे सबसे ज़्यादा गिर रही है, पड़ रही है। और इसमें भी जो कर्मचारी हैं वो जो ओबीसी के लोग हैं या एसटी के लोग हैं या थर्ड और फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उन पे सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है और लगातार प्राइवेटाइजेशन का भी डर है। ऐसे में हमारे साथ इंश्योरेंस ओबीसी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, ऑल इंडिया चेयरमैन हैं बीपी नागर जी हमारे साथ हैं। तो एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नागर साहब। अब ये बताइए कि चूँकि आम तौर पे पहले जो यूनियनें हुआ करती थी, एक जनरल यूनियन होती थी सारे कर्मचारियों की, ओबीसी का एक पूरा जो मसला है वो कैसे अलग आप अपने उसको देखते हैं और उनकी क्या विशेष, बाकियों से क्या विशेषता है जो आप इसको लेके, इस ओबीसी समाज को लेके आप चल रहे हैं? धन्यवाद हिम्मत जी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने थोड़ा सा पिछड़े वर्ग के बारे में चिंतित सोचा है। और ये सही मायने में अगर कोई कम्युनिटी अगर कोई पिछड़ी है, वैसे तो ओबीसी के नाम के साथ ही बैकवर्ड क्लास का जो नाम रखा है जी, वो ये वास्तव में ही पिछड़े हैं। अभी पूरे परिवेश की बात करें तो ये 85%, 56% तो ऑटोमेटिक ही नज़र आते हैं, लेकिन इनका जो रेशो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दिया है 27%, वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं है जी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये प्रारूप किया कि भाई ओबीसी कम्युनिटी की जो रिजर्व रह गए हैं, जो पिछड़ी जाति रह गई हैं, उनको भी आरक्षण की परिधि में लाकर उनको भी देश की विकास में गति में शामिल किया जाए, लेकिन उसी दौरान से इनके एंटी ज़्यादा रहे। लंबा समय इनको बहुत अपने हक को मांगने में लगा है। सबसे पहले कई कागे का आयोग बन गया, उसके बाद वीआर लोकुर कमेटी बनी, उसके बाद संविधान समीक्षा बनी, बंडल बना, फिर दोबारा समीक्षा बंडल बना। और आपने देखा पीछे एजुकेशन में किस तरह से हम लोगों ने ये एजुकेशन में आरक्षण लिया है। 10,000 आदमी जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठे हुए, फिर भी हमें मीडिया ने या किसी ने नहीं दिखाया। मैं धन्यवाद करूंगा कि आप पता नहीं क्यों आपको ओबीसी पर दया आई और आज आप ओबीसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। हम भी ओबीसी से ही। नहीं, ये तो एक अच्छा है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी की आवाज कहने के लिए और कोई दिल में भावना नहीं रखता है। तो लेकिन जब वो 20 लड़कियां आप देखी होंगी एम्स में 20 बहुत ही स्वर्ण जाति की लड़कियां मोमबत्ती लेके घूमती है, तो मीडिया पूरे दिन को टीवी में ऐसे दिखा रहा है जैसे 20 नहीं 2000 हो। तो जहां तक रिजर्वेशन की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, देश की आज़ादी में अगर किसी का रोल रहा तो सही मायने में बैकवर्ड क्लास का रोल रहा और वो उजड़ गए। देश आज़ाद भारत के प्रथम सरदार पटेल अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन 1949 में जब बने, तो उन्होंने सबसे पहले उन जातियों को विकास में लिया जिन जातियों ने देश की आज़ादी में या मुसलमानों से रहा हो या अंग्रेजों से लड़े हो, और वो उजड़ गए क्योंकि अंग्रेज तो जो उनके सामने बोलते थे वो उनको उजाड़ देते थे। तो अपनी शान, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आदमी क्या है कि घर बार छोड़ के निकल जाता है। तो वो स्थिति हमारी रही। और अब जाके ये तो भला हो वीपी सिंह जी का कि जिनके सौजन्य से पता नहीं कैसे, जबकि वो ओबीसी कम्युनिटी के भी नहीं है, तो उन्होंने आज बैकवर्ड क्लास के लिए अपनी सरकार को कुर्बान किया। 112 उनके एमपी थे, और जैसे ही उन्होंने मंडल लागू किया, हमारे किस तरह से हमारे लोगों को ये भी ज्ञान नहीं था कि ये जो आरक्षण मिल रहा है ओबीसी का, ये हमारे लिए मिल रहा है जी। उनको ये ऐसे गुमराह किया जा रहा था कुछ सोची समझी चाल के तहत कि ये तो पहले जैसे SC ST को मिल रहा था 15 और 7 22%, तो ये 27 भी उधर चला जाएगा, तो 49% वहीं SC ST का ही हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड क्लास को ज्ञान नहीं था जी। और हम लोग जा के लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ आया है। लेकिन इसे मिलने का भी कोई फायदा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने क्रीमी लेयर बना दिया। तो जो कम्युनिटी के लिए एक हथियार बना दिया हो कि भाई ये अगर इस तरह इनकम है
तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक भी ये रिजर्वेशन का बेनिफिट जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें मिला हो, और मुझे लगा जब तक क्रिमिनल रहेगा तो शायद ये नहीं देगा। ये क्रीमी लेयर का जो पूरा एक मसला है, अभी पार्लियामेंट ने सवर्णों के लिए या जनरल के लिए एक गरीबी या सुदामा बिल लेके आए। वो कहते हैं कि 8 लाख तक यदि इनकम है तो उसको माना जाए कि वो गरीब है, और इनकम टैक्स देने का जो स्लैब है वो 4-4.5 लाख पे है। तो वो 8 लाख वाला गरीब हो गया, 4.5 से ऊपर वाला ओबीसी वो कैसे अमीर हो जाता है? ये थोड़ा सा हेमंत जी क्लियर बात है जी। जब कुछ लेना होता है तो उसका दूसरा भाव होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल यही वापस लाता हूँ, क्योंकि अभी आपने, मैं इंश्योरेंस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, और आज आप इंश्योरेंस बीमा उद्योग में देख रहे हैं। अभी हम हड़ताल पे 1 घंटे की हड़ताल पीछे हमने की है। रेगुलरली हमारे सभी ट्रेड यूनियंस, विशेषकर एक GIA बहुत बड़ी यूनियन रही है, उस सब को लेके चल रही है, और वो अभी GFTU के माध्यम से हम एम्प्लॉयज़ की आवाज़ और उनकी नौकरी रहे, उनको सैलरी मिले, वो मान सम्मान से जिए, मैनेजमेंट उनको जब चाहे निकाले ना, उनको इस तरह का रखने के लिए हमने एक काम स्टार्ट किया। अब इंश्योरेंस की मैं आपको बात करूं कि हमारी कंपनी में एक जिप्सा नाम का एक विंग बना हुआ है। जिप्सा एक क्या है, चारों कंपनीज के CMD उस जिप्सा के पार्ट है। ओनली हमारे यहाँ जनरल इंश्योरेंस में 4 कंपनी है। एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये चारों कंपनी के जो CMD हैं वो जिप्सा के मेंबर हैं, और बारी बारी से इनमें से ही चेयरमैन बन जाते हैं। तो जब इन्होंने एम्प्लॉयज के हित में कुछ लेना होता है तो चारों का मन है तो ओके, चारों का मन है नहीं तो नहीं। तो वो क्या मतलब एम्प्लॉयज के बिहाफ, एम्प्लॉयज कोई नुकसान करने, जबकि जिप्सा को कोई भी लीगल पावर नहीं है। इसका कोई, ना ये भारत सरकार है, ना ये कोई प्राइवेट है, ना कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, किसी तरह का भी नहीं है। ये एक यूनियन है, चारों CMDs की एक एसोसिएशन है। जो एम्प्लॉयज को नुकसान करना है तो सारे CMD ओके कर देते हैं, और नहीं करना है तो कहते हैं हम बोर्ड से डिसीजन लेंगे। तो बोर्ड मतलब अपनी अपनी कंपनी के बोर्ड। तो कंपनी के बोर्ड कौन है? वही हमारे CMD वहां के चेयरमैन होते हैं। तो जो ये एक जिस तरह, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या ओबीसी की भागीदारी है? नहीं, मैं वही आ रहा था कि जिस तरह से आप बीमा उद्योग में बैठे हैं, बीमा उद्योग में जिप्सा के नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस रूपी स्टाइल सिस्टम हमारे ऊपर फन फैला के बैठ के हमारे हक से हमें वंचित कर रहा है, उसी तरह से भारत सरकार ने क्रिमिनल बना दिया कि जिस कम्युनिटी का, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि 8.5 लाख रुपया की इनकम जो है वो क्रिमिनल की लिमिट बना दिया कि जिस कम्युनिटी की इनकम, ओबीसी के कम्युनिटी की इनकम 8.5 लाख है। नहीं, ओबीसी का तो 4.5 पे है। हाँ, नहीं, वो बराबर है। जी, वो बराबर है। ओबीसी का तो, जो ओबीसी कोई अलग रोस्टर में सिस्टम नहीं है, वो जनरल कम्युनिटी है, जैसे SC, ST, ओबीसी और जनरल। तो ओबीसी को अभी पूरी तरह उसका प्रोविजन नहीं रखा गया है। ओनली रिक्रूटमेंट के अलावा कोई स्कीम नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंस अफसर भी हमने बनाए हैं, रोस्टर भी हमने इंप्लीमेंट कराया है, कन्वर्सन भी हमने कराया है। अभी हम इंटरव्यू कमेटी में भी ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहे। वो प्रयास है हमारा, संगठन संघर्ष कर रहा है। भारत सरकार से जो हम ले सकते हैं वो ले रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने पार्लियामेंट कमेटी बनाई। बहुत लंबे संघर्ष के बाद तो हेमंत जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस चैनल को कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद मेरे 3 बार हमने, एक बार 65 MPs की मीटिंग की, एक बार 33 MPs की मीटिंग की, और बार प्रधानमंत्री से मिलने के बाद 2010 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये पार्लियामेंट कमेटी ओबीसी की बनाई है। और उसके बनने के बाद हमें कुछ अधिकार हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं करें तो क्या करें? जी नहीं, तो अभी ओबीसी की जो आप बात करते हैं, उनके कल्याण की आप बात कर रहे हैं, तो कितने इसमें और भी कोई संगठन है ओबीसी के साथ, या केवल आप ही? नहीं, मैं सिंगल संगठन है हमारा, चेकअप वेलफेयर एसोसिएशन में है हमारे यहाँ। चेकअप का मतलब आप नहीं समझते होंगे। चेकअप का मतलब है चुनाव कराना। जी, समझ एक नया सा नाम। जब पहली बार 2004 में ये संगठन चेकअप आया तो मैं मिनिस्ट्री में गया, तो मैंने कहा ये चेकअप, तो एक डिप्टी सेक्रेटरी होते थे DC गुप्ता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी, तो वो बोले कि ये चेकअप क्या होता है?
तो ऐसा ऐसा षड्यंत्र रूप ये नाम इन्होंने रखा और हमें वंचित किया गया। 2022 में अब हम चेकअप में आए हैं और एम्प्लॉयज के हक की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। एक और सवाल, अभी आपके बैनर पे वीपी सिंह का नाम है और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो है, मंडल साहब की फोटो नहीं दिख रही है। नहीं, एक्चुअल क्या है कि डॉक्टर साहब ने संविधान बनाया और डॉक्टर साहब ने ही रूल रेगुलेशन बनाए। जी जी। उसके ऊपर सरदार पटेल जी ने थोड़ा प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन उस दौरान की जो सरकारें थी उन सरकारों ने उनको वंचित करने के लिए उस मूवमेंट को ही चेंज कर दिया। आयोग बनाए, फिर दोबारा आयोग बनाते रहे, मतलब आयोग बना के हमें इस कम्युनिटी को साथ अनजस्टिड करते रहे, गुमराह करते रहे। रही बात अब वीपी सिंह की, जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो हम पूरा आज ओबीसी समाज, सही मायने में अगर डॉक्टर भीमराव के बाद में अगर किसी को अपना संवैधानिक कोई गॉड समझते हैं, मसीहा की तरह, मसीहा, हाँ गॉड या मसीहा समझते हैं, तो वो वीपी सिंह को समझते हैं। रही बात मंडल की, तो मंडल ने उस दौरान एक रिपोर्ट दिया, वो एक आयोग था। जी जी। और आयोग को एक ड्यूटी लगाया गया कि आप ये ओबीसी कम्युनिटीज के लिए क्या क्या वंचित हैं, क्यों इन्हें शामिल किया जाए, क्यों नहीं किया जाए। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में थोड़ा जो क्रिमिनल वाला मामला जो आज आ रहा है, ये उसी रिपोर्ट की कमियां रही। कि उन्होंने कहा कि वो देखा जाए कि कौन कम्युनिटी विकसित है, कौन कम्युनिटी अभी बैक में जा रही है। जी जी। तो वो जो गड़बड़ था, वो गड़बड़ आज हमारे लिए जो सूल बन गया। तो वो अभी वीपी सिंह जी ने लागू तो कर दिया, लेकिन हम उसमें कर नहीं पाए। जी, अभी ये जो ओबीसी का जो विंग बना है आपके इसमें जनरल इंश्योरेंस में, और भी बाकी जगहों चूंकि अब एक संवैधानिक मामला आ गया है, तो एक नया है जो हालांकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। नहीं, वो जाति जनगणना की बात हो रही है। तो क्या जाति जनगणना से कुछ ये पता लगाया जा सकता है कि कौन? एकदम बहुत ही आपने कड़वी बात कही है जी। कि हमारे देश में 6676 कुछ जातियां हैं जी। और उस कुछ देश की परिधि में 4 भागों में बांटा हुआ है। हमारा जो देश का सिस्टम है, वो जो विकास की जो परिधि है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल जी। अभी एक और नया आपने देखा होगा, जो रिजर्वेशन में 10% सवर्ण जातियों को जो आरक्षण दिया है, वो अभी तक भी हमारा इंडस्ट्रीज में, क्या पूरे देश में 12 या 10-12% से भी ज्यादा का बेनिफिट नहीं हुआ है, उन लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही ये वीकर सेक्शन का ये आया है, तो 10% तो भर चुका ऑल सभी जगह। और वो वही लोग हैं जो उनके लिए कोई 8.5 लाख का ना तो क्रिमिलियर है, ना उनकी कोई इनकम है, वो तो उनको देना ही देना है। तो जहां तक रिजर्वेशन की बात है, ये अभी अनजस्टिड हो रहा है बहुत, और उनको देना था, उनके लिए ही है ये जी। ये तो हो गया, मतलब इसी को लेके एक जनरल बात यह है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की पूरी बाढ़ आई हुई है, मतलब सब कुछ जो आम जनता के टैक्स से या उनके श्रम से जो बना हुआ था, पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने हुए थे पूरे देश भर में, उनको बेचने की पूरी तैयारी है। उसमें भी जो फाइनेंस सेक्टर है, उस पर सबसे ज़्यादा गिद्ध की नज़र है। मैंने तो इसको बचाने के लिए क्या कोई आप लोग जनरल कोई एक ज्वाइंटली कुछ प्रोग्राम ले रहे हैं, या कोई संगठन बना रहे हैं, या कोऑर्डिनेशन है, या कुछ किसी तरह का कोई प्रयास है? हाँ सर, इस मामले में हम बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हो रहा है। अभी हमारी बहुत सारी SC/ST विंग भी हैं, ओबीसी सिंगल है, ट्रेड यूनियन भी हैं। हम सब मिलके एक GFTU का एक संगठन हमने बनाया, सबने मिलके, और उसी के तहत पिछला रिवीजन भी हमने उसी लिया। भारत सरकार ने पीछे, ये भारत सरकार कंपनी है, जिस समय देश आजाद हुआ तो अखंड सरदार पटेल जी ने अखंड भारत बनाया, पूरे देश की रियासतों को इकट्ठा किया, तभी अखंड भारत बना। और उसी दौरान हमारे बहुत सारे प्राइवेट बैंक, बीमा, उन सबको 116 कंपनीज होती थी उस समय, इंश्योरेंस कंपनी, उन सबको मिला के ये 4 कंपनी बनी। और आज 4 कंपनी सोशल वर्क करती है। हम 12 रुपए पे 2 लाख का प्रीमियम क्लेम देते हैं। अच्छा। पर 1 रुपया, और वो जो सोशल रुपया है वो भारत सरकार की तरफ से आता है। पैसा भी हमारा है, देते भी हम हैं, और हमें ही आजकल नजरअंदाज किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, वो हमारे यहाँ पीछे एक प्राइवेट आदमी को हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। अच्छा। एक मिश्रा जी करके बनाया गया भारत सरकार को फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से भी इन कंपनी को बेचा जाए,
इस कंपनी को भारत सरकार और भारत सरकार के लोगों की नजर में ये दिखाया जाए कि ये कंपनियां अच्छी नहीं है, क्लेम नहीं देती हैं, ये कंपनियां देश के लिए नुकसानदायक हैं, जबकि देखा जाए तो गरीबों की और कमजोरों की मदद करती है कंपनी। नहीं, अभी तो जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट आई है कि जो क्लेम पास करने में सबसे ज़्यादा जो क्लेम पास करती हैं वो है सरकार की जो कंपनी है। हाँ, एकदम सही है। तो दूसरी ओर जो सबसे ज़्यादा मतलब क्लेम को डिस्क्लेम करने का जो पूरा मामला है वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज हूँ, जी जी, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, पर सच्चाई ये है कि सच सच होता है। हमारे यहाँ पीछे कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से IRDA बनाया गया, और IRDA एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ऊपर हावी हो गया डायरेक्शंस देने के लिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, उनको तो उनके डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम तो उनको इम्प्लीमेंट करते रहे, और प्राइवेट कंपनियों ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर प्राइवेट कंपनी ने 25,000 करोड़ कमाया और IRDA के तहत नहीं किया, और उन्होंने उसके ऊपर 5,000 लाख की पेनल्टी डाल दी, तो अभी तो 20,000 करोड़ का बेनिफिट वो लोग ले पाए। जी जी, और हम लोग तो बिजनेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो करने ही नहीं देते। तो बहुत बड़ी सोची समझी चाल है भारत सरकार की। जो विंग्स हैं, जो भारत सरकार है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, ये पता नहीं क्या है, कौन है जो इन विंगों को खत्म करने की कंगार की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार का बिजनेस नहीं है PSU चलाना, तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि PSU को सब दे दिया जाए उनके खास चाहते लोगों को? नहीं, ये तो पॉलिटिकल है, जो आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में ये सब आयोग वगैरह जो बनते हैं उनको दिया जाता है। पर सरकार का तो काम है इसे गवर्नमेंट को चलाना। जी जी, आज हम लोगों की जो 2 रुपए की भी इनकम आती है, उसके ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं। उस टैक्स के बदले हमें क्या मिलता है? अभी आपने देखा कि 8.5 लाख की इन्होंने क्रीमी लेयर में लिमिट रख लिया कि ये इनकम है तो आपको, और वहां 4 लाख 4.5 लाख रुपए में इनकम टैक्स लग जाता है। जी। और जो बड़े लोग हैं, आप कनॉट प्लेस कभी आप जाते होंगे, कनॉट प्लेस एरिया में हमारा ऑफिस था, कभी हम वहाँ थे। बहुत बड़े सरमाएदार जो वहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास है, वो लॉस में जाते हैं। तो उनके बाद तो CA वगैरह होते हैं, उनका घर का सब किस तरह से वो बचाते हैं। हमारा तो 1-1 रुपया अगर कोई वोचर भी हम लेते हैं तो वो भी, उस पर भी इनकम टैक्स इंक्लूड हो जाता है। हम फेस्टिवल एडवांस लेते हैं, उस पर भी इनकम टैक्स लग जाता है। मेडिक्लेम लेते हैं, उस पर टैक्स लग जाता है। हमारे लिए तो पूरी तरह ये एक, मुझे नहीं लग रहा कि ये सरकार कोई एम्प्लॉइज के हित में काम करती हो, पर इन्हें करना चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब। पहली बार मुलाकात हुई और आपसे अच्छी बात हुई और बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि हम फिर जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और संघर्षों में मिलेंगे। नहीं, धन्यवाद। हम आपसे भी दुआ करेंगे कि आपकी आवाज़ शायद भारत सरकार के कानों तक जाए। जी। और जो अनजस्टिड ये बीमा उद्योग में एम्प्लॉयज़ के ऊपर हो रहा है या होने की कुछ है, सोच है, फिर वो उनको सुदबुद्धि दे कि वो ऐसा कुछ ना करें। हर आदमी चैन चमन से चैन चाहिए। ये हमारा बीमा उद्योग उनको बहुत प्रॉफिट देता है, अच्छा रेवेन्यू हम उनको बना के देते हैं। ऐसे कमाऊ पूतों को जो देश की सेवा भी करते हो, उनको सरकार को रहना चाहिए, उनको उजाड़ना नहीं चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।